नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीवा क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लेके आए हैं आपको संविधान का जो मुख्य भाग है, यानी कि संविधान के भाग, ठीक है। जहाँ से संविधान का जो स्टार्टिंग होती है बिल्कुल वहाँ से हम आपको आज की क्लास में शुरू कराते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों संविधान के जो भाग हैं वो क्या हैं, एक तरह से उनको पहले समझें। तो संविधान के अंदर जितने भी नियम हैं उनको हमने कई सारे अनुच्छेदों में रखा हुआ है, और अनुच्छेदों को, वो जो अनुच्छेद हैं उनको हमने कई सारे भागों में सजा के रखा हुआ है। इस तरह से रखा हुआ है कि जैसे एक प्रकार के जो अनुच्छेद होते हैं, एक जैसे एक तरह की प्रकृति के जो अनुच्छेद हैं उनको एक भाग में रखा गया है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि जो भाग है वो क्या है, अनुच्छेदों का एक बंच है। एक भाग के अंदर कई सारे अनुच्छेद होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो 395 अनुच्छेद हैं संविधान के, उन सभी अनुच्छेदों को किसी ना किसी भाग में रखा गया है। तो दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा मजेदार होने वाला है। वीडियो को अभी तक अगर शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लुत्फ उठाएं आज के लेक्चर का। अगर हम बात करें पहले अनुच्छेद की, तो पहले भाग की, तो हमारा पहला भाग जो है वो संबंधित है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से। यानी भारत के अंदर जो पूरा संघ क्षेत्र है और राज्य क्षेत्र है, यानी कौन कौन से राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं, तो भारत के पूरा जो क्षेत्र है उससे संबंधित रहेगा हमारा पहला भाग। इस भाग के अंदर अनुच्छेद रहेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, ठीक है। दोस्तों याद करते चलना है साथ साथ में, क्योंकि हमें पूरे जो भाग है वो याद होने चाहिए, ठीक है। फिर बात करें नागरिकता की, तो जो भाग 2 है वो संबंधित है नागरिकता से, और इसमें अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 12, ठीक है। तो 1 से लेके 4 तक पहले भाग में है और 5 से लेके 11 दूसरे भाग में है, और इसमें नागरिकता का प्रावधान है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि भारत में एकल नागरिकता है और किस किस को नागरिकता भारत में मिल सकती है और कब कब नागरिकता छीनी जा सकती है, वो सारे प्रावधान आपको मिलेंगे भाग 2 के अंदर। भाग 3 में क्या मिलेगा, तो मिलेंगे मौलिक अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको भारत में मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है, क्योंकि ये हमें अधिकार देता है। भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का काम करता है भाग 3, और इसमें अनुच्छेद मिलेंगे आपको अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 यानी 35। और इसके अंदर कितने मौलिक अधिकार हैं टोटल, तो वर्तमान में टोटल जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनका ही विस्तृत वर्णन आपको इस भाग के अंदर मिलेगा। फिर चलते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में क्या मिलता है, नीति निर्देशक तत्व, यानी इनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि जो राज्य है, नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्यों को अपने कानून बनाने के लिए जिन निर्देशों का पालन करना चाहिए उन निर्देशों का आपको वर्णन मिलेगा भाग 4 के अंदर। खैर ये बात ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो अनिवार्य नहीं होते हैं, केवल निर्देश के रूप में होते हैं। मानना ना मानना ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। यानी अगर कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो नहीं करती है तो उसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। चलते हैं अगले भाग पर। अगला भाग हमारा कौन सा है, तो वो है भाग 4 का। ये वाला जो भाग है इसको हमने बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा हुआ है, और इसके अंदर आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है ये हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े हैं, और इसके अंदर एक ही आपका अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 51 ए, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 ए के तहत हमने इसको जोड़ा है। फिर बात करते हैं भाग 5। भाग 5 जो है वो क्या है, संघ के बारे में है। यानी कोई भी बात जो संघ के बारे में लिखी होगी, जैसे संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका और संघ की जो विधायिका है उसके बारे में, वो जो प्रावधान है वो मिलेंगे आपको अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151। तो देश के अंदर की जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका, इन सब का विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा भाग 5 में। फिर चलते हैं भाग 6 में। तो भाग 6 में मिलेगा राज्य के बारे में। देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सब की विधानसभाएं, वहाँ के हाई कोर्ट, वहाँ की जो विधायिका है यानी विधानसभा, उन सब का प्रावधान आपको मिलेगा भाग 6 में, और इसके लिए अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक के अनुच्छेद। फिर चलें आगे तो मिलेगा भाग 7। भाग 7
इसको हटा दिया गया है, इसलिए इसको ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, केवल इसमें क्या था प्रावधान वो याद रखते हैं। तो पहली अनुसूची के भाग खा के जो राज्य हैं उनको अनुच्छेद 238 में रखा गया था, जिसको हमने 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया है। ठीक है, इसके लिए संविधान संशोधन याद रखना है, 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके द्वारा इसको हटा दिया गया है। फिर चलते हैं आगे। तो 8वें भाग में आता है क्या, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत का जो संघ राज्य क्षेत्र है यानी केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर देखो, यहां पर 5वें में है संघ के बारे में, भाग 5 में है संघ के बारे में, भाग 6 में है राज्यों के बारे में, और भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। फिर बहुत महत्वपूर्ण एक अनुच्छेद आता है ना, ये बहुत आईएमपी है, इसको याद रखना है ना। मैं आईएमपी लगाता चलता हूं, 2-4 जो आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक आपका मौलिक कर्तव्य हो गया, एक नागरिकता हो गया, है ना, ये कुछ अनुच्छेद ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। एक डीपीएसपी हो गया, ठीक है, ये वाले भाग महत्वपूर्ण है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य वाला हो गया, ठीक है, तो ये और ये तो फिर महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, तो ये वाले जो है ये ज्यादा आईएमपी हैं, इनको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। तो आता है भाग 9 का, क्योंकि इनको बाद में जोड़ा है ना, ये पहले हमारे प्रावधान में नहीं थे, संविधान में संशोधन के दौरान हमने इसको जोड़ा है। तो भाग 9 का जो है, इसमें किसका प्रावधान है, नगर पालिकाएं यानी नगरीय निकाय का प्रावधान है। और इसमें अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 243 पी से लेके जेड जी तक। अच्छा, इससे पहले का अनुच्छेद हमने नहीं देखा, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या है, पंचायती व्यवस्था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आती है अनुच्छेद 9 भाग 9 में। और भाग 9 के अंदर बात करें तो अनुच्छेद आते हैं 243 और 243 ए से लेके ओ तक। फिर वही भाग 9 का आता है। फिर आता है भाग 9 खा। भाग 9 खा में क्या है, तो सहकारी समितियां, देश के अंदर सहकारी समितियां, कुछ लोग मिलकर सहकारी समितियों का निर्माण करते हैं और सरकार उनको मदद करती है। तो उससे संबंधित प्रावधान मिलेंगे अनुच्छेद 243 जेड एच से लेके जेड टी तक। फिर आता है भाग 10। भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। जैसे हमने अनुसूचियों में पढ़ा था, अनुसूची 5 और 6 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, वैसे यहाँ पर अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र हैं वहाँ का प्रशासन जो है उसके संबंध में अनुच्छेद मिलेंगे। और वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो 244 और 244 का। अगला आता है भाग 11। भाग 11 में मिलता है संघ और राज्यों के बीच संबंध। क्योंकि देखो, देश को चलाने के लिए संघ और राज्य के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए। तो संबंधों को अच्छा बनाने के लिए कुछ प्रावधान हैं जो दिए गए हैं भाग 11 में, अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक। जैसे इसमें मिलेगा कौन सी पावर्स किसके पास होनी चाहिए, टैक्स का जो बंटवारा है वो किस तरह से होना चाहिए, तो ये सारे प्रावधान मिलेंगे भाग 11 में। ठीक है, फिर आता है भाग 12। भाग 12 में क्या है, तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इनसे संबंधित प्रावधान मिलेंगे अनुच्छेद 264 से 300 का के अंदर। फिर अगला आता है भाग 13। और भाग 13 में क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित जो नियम रहेंगे वो रहेंगे 301 से 307 के तहत। मतलब किसी राज्य में जाके आपको व्यापार करना है, वहां रुकना है, वहां आपका कंपनी खोलना है, हेडक्वार्टर खोलना है, तो वो सारे प्रावधान आपको मिलेंगे भाग 13 के अंदर। फिर है भाग 14। भाग 14 में क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, जो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है अनुच्छेद 312 में, उस तरह के सारे प्रावधान आपको, यूपीएससी हो गया, तो भारत के अंदर जितनी भी अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं वो सारी सेवाओं का आपको वर्णन मिलेगा भाग 14 में। अनुच्छेद 308 से लेकर 323, इसके अंदर यूपीएससी वगैरह जो है उनके प्रावधान आ जाएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं, तो अगला आता है भाग 14 का। भाग 14 का, इसमें क्या है, अधिकरण। अब ये क्या होता है अधिकरण, तो अधिकरण का अर्थ होता है विशेष क्षेत्र के लिए विशेष न्यायालय बनाना, यानी अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग न्यायालय का गठन करना क्या कहलाता है, अधिकरण कहलाता है। जैसे एक उदाहरण हम बात करें तो एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है वो एक तरह का अधिकरण है जिसको केवल इसलिए बनाया गया कि कोई भी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए,
अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा कोई तो एनजीटी उसके ऊपर चार्ज लगाएगी, उसको सजा जो है वो देगी। इस तरह के सारे न्यायालय के जो बनाए जाते हैं वो अधिकरण के तहत आते हैं। और इसमें आता है अनुच्छेद 323 का और 323 खा, 323 का और खा, ये दोनों अनुच्छेद आते हैं। फिर आता है निर्वाचन, ठीक है। निर्वाचन जो है ये आता है भाग 15 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसको अच्छे से याद रखना है। निर्वाचन तो भाग 15 के अंदर क्या आएगा आपका निर्वाचन। जितने भी प्रकार के देश के अंदर निर्वाचन होते हैं, जैसे कि लोकसभा निर्वाचन, विधानसभाओं के निर्वाचन, वो सारे निर्वाचन व्यवस्था आपको निर्वाचन वाले भाग में मिलेगी, भाग 15 में। और इसी के तहत भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो निर्वाचन आयोग गठित किया गया है उसका प्रावधान भी हमें इसी में मिलेगा। अनुच्छेद रहेंगे 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। उसके बाद चले तो आता है भाग 16। भाग 16 में क्या है, तो कुछ विशेष वर्ग जो हमारे हैं भारत के, जैसे एससी और एसटी, तो भारत के विशेष वर्गों के संबंध में एससी, एसटी, ओबीसी जो वर्ग हैं अलग अलग, उनसे संबंध में जो विशेष उपबंध हैं वो आपको मिलेंगे अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक के अनुच्छेदों में, ठीक है। अगला जो भाग है वो है बहुत महत्वपूर्ण भाग, जो आता है भाग 17, ठीक है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा का प्रावधान, यानी भारत की जो राजभाषा है हिंदी, उसके संबंध में कुछ विशेष प्रावधान, जिससे कि हिंदी को भारत के अंदर बढ़ावा मिलता रहे, उसको इंपॉर्टेंस जो है वो मिलता रहे, इसीलिए राजभाषा वाला एक भाग रखा हुआ है। और इसके तहत अनुच्छेद आते हैं 343 से लेकर 351। खासकर आपने जब हिंदी दिवस पढ़ता है उस समय आपने देखा होगा ये वाले प्रावधानों के उल्लेख जो है वो ज्यादा किया जाता है। फिर हम चलते हैं भाग 18 पे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध आपको मिलेंगे, यानी देश के अंदर जो 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं, राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, उन तीनों आपातकालों के तहत किस किस तरह के प्रबंध रहेंगे, उन नियमों का आपको वर्णन मिलेगा अनुच्छेद 352 से लेकर 360, है ना। इसके अंदर 3 अनुच्छेद अभी से याद रख लेना। 52 में क्या है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में मिलेगा राष्ट्रपति शासन और 360 में मिलेगा वित्तीय आपातकाल। फिर चलते हैं भाग 19 पर। भाग 19 में क्या है, प्रक्रियण है ना। ये प्रक्रियण का मतलब है कि वो फैला हुआ एक हिस्सा है, इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इसमें कई सारे बहुत सारे प्रावधानों को इकट्ठा करके रखा है, 361 से 367 है। फिर आता है भाग 20, ये आईएमपी भाग है, ठीक है। भाग 20 क्या है, तो संविधान में संशोधन जो होंगे उसका प्रावधान है भाग 20 के अंदर, ठीक है। तो भाग 20 में क्या मिलेगा, जो भी संविधान में हम संशोधन करते हैं, समय समय पर संसद के द्वारा जो भी संशोधन किए जाते हैं वो इसी भाग के तहत किए जाते हैं, और इसके लिए अनुच्छेद है हमारा 368। फिर आता है भाग 21, ठीक है। भाग 21 जो है ये हमारा अगला प्रावधान है। इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें मिलेंगे अस्थायी, कोई भी नियम जो है अस्थायी तौर पे बनाना, संक्रमणकालीन, यानी कोई संक्रमणकालीन अगर स्थिति बनती है, जैसे अभी ये कोरोना काल जो चला था उस समय जो भी कानून बना है वो भाग 21 के तहत बना है, इसके तहत विशेष उपबंध जो हैं वो किए जाएंगे, और अनुच्छेद रहेगा 369 से लेकर 392, ठीक है। चलें आगे, तो अगला भाग मिलेगा भाग 22, ये अंतिम भाग है हमारा, ठीक है। नंबर्स के रूप में ये हमारा अंतिम भाग है, और अंतिम भाग में क्या मिलेगा, संक्षिप्त नाम, या जितने भी सारे संविधान में कोई संक्षिप्त अगर रूप का उपयोग किया गया तो संक्षिप्त नाम का पूरा वर्णन आपको इस अनुच्छेद में मिलेगा, है ना। इनका प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत कोई पाठ या फिर निरसन कोई है, यानी हटाया गया जो भाग है, अनुच्छेद है, उसका प्रावधान आपको मिलेगा अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरे भाग संविधान के अंदर, ठीक है। आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी, और सारे के सारे भाग आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे चल के जितने अनुच्छेद हम पढ़ेंगे उन सारे अनुच्छेदों में ये जो भाग हैं वो आपकी मदद करने वाले हैं। दोस्तों पिछली वीडियोस आपने काफ़ी लाइक की हैं, तो हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है इन वीडियोस को लाइक करने से, और इस तरह से आप हमारी वीडियोस को लाइक करते जाएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है, क्योंकि आपको समय समय पर वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।